नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बताएंगे आपको बिजनेस और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज की सुर्खियों के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। कर्नाटक के हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। स्कूल में हिजाब बैन सही या गलत, इस पर शीर्ष न्यायालय को लेना है निर्णय। मामले को सुन रहे जस्टिस हेमंत गुप्ता 16 अक्टूबर को हो रहे हैं सेवानिवृत्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर ऊना रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। बल्क ड्रग पार्क की भी रखेंगे आधारशिला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उपनिदेशक और वरिष्ठ अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर का बयान, डिजिटाइजेशन बना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को बताया सराहनीय। विश्व वन्य जीवन कोष की चौंकाने वाली रिपोर्ट, दुनिया भर में वन्य जीवों की आबादी 69% गिरने का दावा। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 94% की गिरावट को बताया चिंताजनक। और अब खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहस के दौरान पाकिस्तान की ओर से बार बार जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने और रूस के खिलाफ यूएन में वोट न करने के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा, जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र हमेशा भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। हम पाकिस्तान से सीमा पर आतंकवाद को रोकने का आह्वान करते हैं ताकि हमारे नागरिक अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का आनंद ले सकें। रुचिरा कंबोज ने कहा कि पाकिस्तानी राजनयिक मुनीर अकरम ने दो स्थितियों को एक ही जैसा दिखाने का प्रयास किया है, जो कि गलत है। It is important, however, to set the record straight. The entire territory of Jammu and Kashmir is and will always be an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. We call on Pakistan to stop cross-border terrorism so that our citizens can enjoy their right to life and liberty. Thank you. और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक के हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। स्कूल में हिजाब बैन सही है या गलत, इस पर शीर्ष न्यायालय को फैसला लेना है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ इस पर फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों की 10 दिन तक सुनवाई के बाद उसने 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। स्कूल में हिजाब बैन सही या गलत, इस पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। 16 अक्टूबर को जस्टिस हेमंत गुप्ता सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इसके पहले ही फैसला सुनाया जाएगा और अब इसके आज आने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। ऊना में प्रधानमंत्री ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री आईआईटी ऊना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री चंबा में एक सार्वजनिक समारोह में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 3 का शुभारंभ करेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति अगरतला रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी ट्रेन के विशेष विस्तार को अगरतला तक और अगरतला जिरीबाम अगरतला जनशताब्दी एक्सप्रेस को खोंगसांग मणिपुर तक हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे के लिए असम जाएंगी। IIT गुवाहाटी में राष्ट्रपति केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयों और असम सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी।
यहां पर राष्ट्रपति के सम्मान में असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति भाग लेंगी। बुधवार को त्रिपुरा दौरे पर अगरतला पहुंची राष्ट्रपति ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय विकास और युवाओं के विकास के लिए समग्र शिक्षा प्रणाली बहुत जरूरी है। त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। आज केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से हाईवे, रेलवे, एयरवे तथा वाटर वेल के कई नए प्रोजेक्ट से यहाँ की प्रगति को एक नई गति मिल रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला के दुर्गाबाड़ी चाय बागान की महिला चाय श्रमिकों से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला में अल्बर्ट एक्का युद्ध स्मारक का दौरा किया और 1971 के बाद बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति का 3 दिवसीय दौरा 14 अक्टूबर तक चलेगा। गुजरात यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति का आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद उपराष्ट्रपति सरदार सरोवर बांध का दौरा करेंगे और साथ ही आरोग्य वन की यात्रा भी करेंगे। रात को उपराष्ट्रपति सूरत में राजस्थान हरियाणा समाज सम्मान समारोह में शामिल होंगे, जहां उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया जाएगा। इस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी सम्मिलित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना सटीक रुख पेश करने को कहा और पूछा कि इस मामले में जवाब दाखिल करने में कितना समय लगेगा। मुख्य न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा है कि इस पर केंद्र सरकार का रुख क्या है। पीठ ने जवाब दाखिल करने का वक्त भी तय करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने सुनवाई के दौरान कहा कि पूजा कानून बिना बहस के पारित किया गया था, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न शामिल थे। पीठ ने कहा कि जब किसी कानून की वैधता को चुनौती दी जाती है तो केंद्र की प्रतिक्रिया प्रासंगिक होती है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी ने बुधवार को ब्रिटेन की यात्रियों को भारतीय वीजा मिलने में आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान देते हुए वीजा क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी ने इसको लेकर के यात्रियों द्वारा भारतीय वीजा प्राप्त करने की कठिनाइयों की रूपरेखा को स्पष्ट करने की बात कही। We're opening a new visa application center in Glasgow by early next week. We will be opening a new one in central London, hopefully by the end of the month. Work is underway on that one. And we are increasing our capacity at our existing centers, including to handle and receive applications on Saturdays and on afternoons of weekdays as well. So people will be able to come in and give their paperwork early or later in the afternoon according to their convenience. वहीं चीन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए भी एक अच्छी खबर है। 1300 से अधिक भारतीय विद्यार्थियों को चीन के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में पढ़ाई जारी रखने के लिए वीजा मिलेगा। ये जानकारी चीन के विदेश मंत्रालय ने दी है। चीन में एशिया मामलों के महानिदेशक लियू जिनसांग ने चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप रावत को चीन के इस फैसले से अवगत करा दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों शीर्ष अधिकारियों ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर भी विचारों को आदान प्रदान किया। आपको बता दें कि चीन ने साल 2020 में कोविड प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान पर रोक लगा दी थी, जिससे हजारों भारतीय विद्यार्थियों के साथ साथ चीन में काम करने वाले भारतीयों के लिए सीधी उड़ानों का स्थगित होना एक बड़ी समस्या बन गया था। चीन ने लगभग 3 साल बाद वीजा प्रतिबंध हटा लेने का फैसला लिया।
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने अगले 4 वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का खर्च 100% केंद्र सरकार वहन करेगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय की ओर कार्यान्वित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में टूना टेकरा दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जाएगा। एक बड़ा निर्णय लिया गया है ताकि पीपीपी मोड के अंतर्गत बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के मोड पर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बने जो टूना टेकरा में है और साथ ही साथ मल्टीपर्पस कार्गो का भी वहां पे डेवलपमेंट हो। ये 2 निर्णय वहां पर लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मियों को 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस प्रदान करने को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे रेलवे के 11 करोड़ 27 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इस पहल का मकसद क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना है। विधेयक में सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी सूचना अधिकारी और सहकारी लोकपाल की स्थापना का प्रावधान शामिल है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को रसोई गैस एलपीजी के घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान देने का फैसला भी लिया है। ये आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को एक मुश्त अनुदान के रूप में मिलेगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट में खबरों में। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सांसद अपराजिता सारंगी को आईपीओ की कार्यकारी समिति का सदस्य चुने जाने पर बधाई दी है और इसे भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सांसद अपराजिता सारंगी को आईपीओ की कार्यकारी समिति का सदस्य चुने जाने के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। राज्यसभा उपसभापति रवांडा में इस वक्त हैं 6 सदस्यीय संसदीय दल के साथ अंतर संसदीय संघ यानी आईपीओ की 145वीं बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं उधमपुर एयरफोर्स फोर्स स्टेशन में बुधवार को राफेल, जगुआर, मिग-29, सुखोई 30 लड़ाकू विमानों में उड़ानें भरने पर अपनी ताकत का एहसास करवाया। वायुसेना ने एयर शो से शक्ति प्रदर्शन कर 75 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से लेकर लद्दाख में चीन को किसी भी प्रकार की हिमाकत नहीं करने का संदेश भी दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के नवसारी में गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत करेंगे। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मेहसाणा से गौरव यात्रा की शुरुआत की थी, जिससे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। जिसमें केरल के तिरुवल्ला में कथित रूप से मानव बलि के मामले में एर्नाकुलम सत्र अदालत ने तीनों आरोपियों को 26 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों पर 2 महिलाओं की हत्या का आरोप है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से स्पेस ऑन व्हील्स का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अलग अलग लॉन्च वाहनों और सैटेलाइट्स को दिखाया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों और सरकारी स्कूलों पर केंद्रित होगा। अंधेरी पूर्व उपचुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उद्धव ठाकरे गुट की प्रत्याशी ऋतुजा लटके चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं, इस बात पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुना सकती है। मेघालय में आज से 4 दिवसीय मेघा कयाक महोत्सव 2022 की शुरुआत होने जा रही है। ये महोत्सव उनथम गांव की सुरम्य उमट्रेव नदी से शुरू होना है। इस महोत्सव में 20 देश के 100 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में स्थानीय महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने के सरकार के फैसले पर राज्य के उच्च न्यायालय की रोक के बाद अब राज्य सरकार अध्यादेश लेकर आई है। उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने गांदरबल जिले का दौरा किया।
मंत्री कार्यक्रम के तीसरे चरण के अंतर्गत यहां आई थी और लैंडफिल साइट से कूड़े का कुशल निदान न होने और इससे बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ट्रिब्यूनल ने 300 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 900 करोड़ का जुर्माना तय किया है। दिल्ली में कुल 3 लैंडफिल साइट्स हैं और यहां के 80% कचरे का अब तक निस्तारण नहीं हो पाया है। और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। ब्रिटेन की साइबर खुफिया एजेंसी के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग ने चीन पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों को बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीन अपने क्षेत्र में दमन और अन्य देशों में प्रभाव बढ़ाने के लिए अपने आर्थिक और प्रौद्योगिकी दबदबे का इस्तेमाल कर रहा है। GCHQ के निदेशक फ्लेमिंग ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोप में तनाव के बीच चीन की बढ़ती ताकत राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। आपको बता दें कि GCHQ को औपचारिक रूप से सरकारी संचार मुख्यालय के रूप से जाना जाता है। As it is for every nation, technological innovation is key to China's growth. And that's because it's so central to how we communicate, how we trade, how we work, and how we live. But it's also integral to intelligence, to military power, to cyber operations, to health security, to resilience, and of course to economic growth. वहीं उत्तर कोरिया ने लगातार मिसाइल परीक्षण करके कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ा दिया है। आज एक बार फिर उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। किम जोंग उन की निगरानी में उत्तर कोरिया सैन्य क्षमताओं में लगातार विस्तार कर रहा है। उत्तर कोरिया की ओर से पिछले दिनों दागी गई मिसाइलों के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। दरअसल लगातार मिसाइल परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका की ओर से भी जवाब दिया गया है जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इसी हफ्ते उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल ऐसी दागी जो जापान के ऊपर से गुजरते हुए प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। बीते 2 हफ्तों में उत्तर कोरिया 6 मिसाइलें दाग चुका है। उधर अमेरिका ने नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। इसमें चीन और रूस को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में भारत का भी जिक्र किया गया है। बाइडेन प्रशासन ने बताया है कि अमेरिका और भारत मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के अपने साझा दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों व्यवस्थाओं में मिलकर काम करेंगे। इस दस्तावेज में अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि वो नया शीत युद्ध नहीं चाहता और ऐसी स्थिति से बचना चाहता है जिसमें दुनिया 2 ध्रुवों में बंट जाए। रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने एक बार फिर दक्षिणी खेरसान में 5 बस्तियों को रूसी कब्जे से छीनकर अपने नियंत्रण में ले लिया है। इन क्षेत्रों में नोवोवासिल्विका, नोवोहीरो, होरिवाका, नोवाकाम्यांका, त्रिफोनिवका और चरवेन शामिल है। इससे पूर्वी यूक्रेन सेना की बढ़ती गति से बौखलाए रूस ने 2 दिनों में ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से यूक्रेन के करीब 30% ऊर्जा संयंत्रों को प्रभावित किया, जिससे देश में ब्लैकआउट जैसे हालात हैं। यूक्रेन की दक्षिणी कमान के प्रवक्ता व्लादिस्लाव नजारोव ने पुष्टि की है कि बेरिस्लाव जिले में आने वाले 5 बस्तियां अब पूरी तरह से यूक्रेन के नियंत्रण में हैं। यहां हाल ही में रूसी सेना ने अपना कब्जा कर लिया था। विश्व वन्य जीवन कोष यानी कि WWF की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1970 और 2018 के बीच दुनिया भर में निगरानी की जाने वाली वन्य जीव आबादी में 69% की भारी गिरावट आई है। रिपोर्ट में प्रदान किए गए लिविंग प्लैनेट इंडेक्स यानी कि LPI से पता चलता है कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के भीतर है, जहां निगरानी के लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों का भी जिक्र हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में विश्व स्तर पर निगरानी की गई वन्य जीव आबादी में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। इस अवधि के दौरान औसतन 94% की गिरावट देखी गई है। उधर मध्य वेनेजुएला में एक भीषण भूस्खलन के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। मौके पर
कार्यरत राहत और बचाव दल के अधिकारियों ने अभी तक कम से कम 43 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने मृतक संख्या और बढ़ने की आशंका जताई है क्योंकि अभी वे 56 लोग अभी भी लापता हैं। आपको बता दें कि लास तेजेरियास में भूस्खलन के कारण 300 से अधिक मकान, 15 कारोबारी प्रतिष्ठान और एक स्कूल तबाह हो गया। लास तेजेरियास में कई पहाड़ी इलाकों में तूफान जुलिया के कारण मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कि बाढ़ की स्थिति बनी और मिट्टी धंस गई। गूगल ने अपने ऐप स्टोर के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मंजूरी दे दी है। गूगल ने कहा है कि ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के ऐप ट्रुथ सोशल को जल्द ही प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले सितंबर में गूगल ने ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था। ट्रुथ सोशल ऐप को फरवरी में एप्पल ऐप स्टोर में संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉन्च किया गया था। वहीं गूगल के एक प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी ने 19 अगस्त को ट्रुथ सोशल को इन्फॉर्म कर दिया था कि उनके ऐप ने प्ले पॉलिसी का उल्लंघन किया है और प्लेटफॉर्म पर ऑफर किए जाने वाले यूजर जनरेटेड कंटेंट को मॉडरेट करने के लिए प्रभावी सिस्टम की जरूरत है। अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो ने अपनी पत्नी अकीको के साथ भविष्य में चंद्रमा के चारों ओर स्पेस एक्स मिशन पर उड़ान भरने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि अमेरिकी उद्यमी डेनिस टीटो ने 2001 में अपनी स्वयं की अंतरिक्ष यात्रा के लिए भुगतान किया था और ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति बने थे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी खबरों पर। डिजिटाइजेशन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, यह कहना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के डिप्टी डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट पेरी ओलिवर का। आईएमएफ ने अपने रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि दुनिया के तमाम देशों में मंदी के खतरे के बीच भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आने वाले समय में तेजी से आगे बढ़ेगा। अपनी वार्षिक विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा है कि 2022 में भारत की जीडीपी में वृद्धि का संशोधित अनुमान 6.8% है। इस तरह जुलाई महीने के पूर्वानुमान में 0.6% अंक की कटौती की गई है। वैश्विक इकाई का अनुमान 2021 में 6.0% से 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% रहने का है। वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी के तीव्र चरण को छोड़कर 2001 के बाद यह सबसे कमजोर वैश्विक विकास दर है। और आईएमएफ विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के लिए अमेरिका पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईएमएफ बैठक से इतर यूएनडीपी के एडमिनिस्ट्रेटर, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ओईसीडी के सेक्रेटरी जनरल और विभिन्न देशों के वित्तीय मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वित्त मंत्री ने यूएनडीपी के एडमिनिस्ट्रेटर एकिम स्ट्रीनर से मुलाकात की। इस दौरान सस्टेनेबल फाइनेंस पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी के सेक्रेटरी जनरल मैथियास कोरमैन से भी मुलाकात की और 2023 में भारत में होने वाले G20 सम्मेलन के लिए सहयोग मांगा। ओईसीडी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां बनाने के लिए काम करता है। वित्त मंत्री ने मिस्र के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री रानिया अल मशत, सिंगापुर प्रेसिडेंसी के तहत FATF अध्यक्ष रजा कुमार और भूटान, सऊदी अरब, नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया के अपने समकक्ष के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान यूक्रेन युद्ध, ऋण स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर ऊर्जा संकट और मुद्रास्फीति जैसी दुनिया के सामने आने वाली कुछ प्रमुख आर्थिक चुनौतियों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने इस अवसर का उपयोग इन नेताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए भी किया, जिससे कि अगले साल भारत में G20 देशों के समूह के अध्यक्ष के रूप में क्या भूमिका निभाई जा सकती है, इस पर भी बात की जा सके। खाने पीने की वस्तुएं महंगी होने से खुदरा महंगाई सितंबर में बढ़कर 7.41% पहुंच गई है। यह इस साल अप्रैल के बाद से इसका 5वां महीने का उच्चतम स्तर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई की दर सितंबर में लगातार 9वें महीने आरबीआई के ऊपरी दायरे 6% से अधिक है। अगस्त में यह 7% और पिछले साल सितंबर में 4.35% थी।
खाद्य वस्तुओं की महंगाई सितंबर में 8.60% पहुंच गई, जो कि अगस्त में 7.62% रही थी। केंद्र सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई को 2 से 6% के दायरे में रखने का लक्ष्य दिया है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। बांग्लादेश में चल रहे एशिया कप 2023 में सेमीफाइनल मुकाबले शुरू हो चुके हैं। महिलाओं के एशिया कप में आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और थाईलैंड की महिलाओं के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला सुबह 8:30 बजे शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि लीग मुकाबलों के दौरान भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड टीम को 9 विकेट से शिकस्त दी थी। बुधवार को गुजरात में हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल का समापन हो गया। सूरत में हुए समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। नेशनल गेम्स के शुभारंभ की तरह सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय खेलों में 7,000 से अधिक एथलीटों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। खेल महाकुंभ के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूली छात्र मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों, आयोजकों और दर्शकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। और देश भर में आज अखंड सौभाग्य के महापर्व करवा चौथ का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस व्रत का हिंदू धर्म में अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में पानी का सेवन भी नहीं किया जाता है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही करवा चौथ व्रत तोड़ा जाता है। और इस साल करवा चौथ में शुभ संयोग बन रहा है। करवा चौथ का चांद इस साल रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा। रोहिणी नक्षत्र को अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इसी के साथ टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 13 अक्टूबर के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। 13 अक्टूबर साल 1911 को मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का निधन हुआ। वे भगनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध रहीं। उनकी उम्र महज 43 वर्ष की थी। भगनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं। स्वामी विवेकानंद के आकर्षक व्यक्तित्व, निरहंकारी स्वभाव और भाषण शैली से वे अत्यधिक प्रभावित हुईं, जिसके बाद उन्होंने स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया और साथ ही भारत देश को अपनी कर्मभूमि भी बनाई। उन्हें उनके गुरु स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया। सिस्टर निवेदिता ने भारत में स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 13 अक्टूबर साल 1999 को पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के सर्वाधिक करिश्माई नेताओं में से एक माना जाता है। इससे पहले वाजपेयी 1996 और 1998 में 2 बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर चुके थे। हिंदी भाषा से लगाव और भारतीय होने पर गर्व करने वाले वाजपेयी ने 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में दिया था। यह पहला मौका था जब यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हिंदी भाषा का मान बढ़ा था।